morning everyone. Listen to me very carefully. आपका नया टॉपिक है मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे क्या क्या जरूरत पड़ी मैट्रिक्स बनाने की, उसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स के अपने आप में कुछ डाटा को अरेंज करने का एक है ना सुटेबल तरीका है, और उसकी अपनी अलग मैथमेटिक्स है। उसका एडिशन है, उसका सब्ट्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका डिवीजन है, उसका इनवर्स है। तब पहले उस डाटा को आप मैट्रिक्स में रख दें। उसके बाद इससे फायदा क्या हुआ था कि बड़ा बड़ा डाटा जब उसको सॉल्व करना होता था तो बड़ी दिक्कतें होती थी। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके अंदर मैट्रिक्स की अपनी मैथमेटिक्स यानी कि अलजेब्रा अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटे से एग्जांपल से नहीं समझा रखा, मैं समझाता हूँ कि एक है राधा, और राधा जी के पास में 15 नोटबुक है, ऐसा समझो, है ना। और उसके पास में 6 पेन है। ऐसे ये कौन सा है, नोटबुक है। और इसके पास में ये और जी बड़े अजीब से नाम होते हैं इसमें एनसीईआरटी में। इसके पास पेन है और इसके पास पेन है, 2 पेन है। और ये सिमरन है, इसके पास 13 नोटबुक है और इसके पास 5 पेन है। ठीक है साहब। अब ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है, सबकी अलग कहानी हो सकती है। और इस क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, 50 की 50 अलग, सबकी अलग अलग नोटबुक हो, सबके पास कितनी किसके और कितने अलग अलग पेन हो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो इतना सारा डाटा रहता है। तो इसको उन्होंने क्या करा है, इस बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर केवल किसी की बात हो रही थी कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं, तो इसको आप मैट्रिक्स में डालते तो क्या लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर 15, है ना। और अगर ये बात हो रही थी कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है, इसको ही अगर आपको मैट्रिक्स में डालना होता है इस डाटा को, तो आप डालते हैं ऐसे 15 और इधर 6। अगर आपको ये दोनों की भाई ये फौजिया जो है उसके पास 10 नोटबुक है और 2 पेन है, और राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है, इसको आपको डालना होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो आप इस ऐसे ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते, इधर आपके पास 6 और ये 10 और ये 2, ऐसे हो जाता। ये जो बनता है ये, इसको आप यहाँ पे बोलते हैं रो मैट्रिक्स में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। ये है रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो हो गई। और जो ये ऐसे बनते हैं ये है कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। जरूरी नहीं कि 2 ही रो और 2 ही कॉलम बनेंगे, कितनी भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। पर जब 12th क्लास तक मैट्रिक्स पढ़ाई जाती है उसमें आपको मैक्सिमम 3 रो और 3 कॉलम 3x3 का ही मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। अगर मान लो हम तीसरा वाला भी सिमरन को भी ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये कैसे दिखता, 15 पेन इसके पास में है और इधर 15 नोटबुक और 6 पेन, 10 और 2 13 और 5। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। और यहाँ पर ये 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। समझ पा रहे हो, ऐसे अरेंजमेंट रहता है मैट्रिक्स के अंदर। ऐसे बॉक्स के अंदर ये ऐसे लगा होता है, ये साइन है। जब ये साइन लगा हुआ है तो समझ जाओ कि डाटा कहाँ है, मैट्रिक्स के अंदर है। इसके अंदर रो और कॉलम में डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 रो है और 3 रो है, 2 कॉलम। इन मैट्रिक्स के अंदर जो भी डाटा रहता है इसकी अपनी अलग ही अलजेब्रा रहेगी, अलग तरीके से इनका एडिशन होगा, वो बताया जाएगा। सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा 2 मैट्रिक्स का, डिवाइड भी होंगे 2 मैट्रिक्स, इनका इनवर्स भी निकलता होगा, और कुछ जो हो सकता है वो सब होता होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए गए हैं। उससे पहले आप ये जान लेते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की देखें, जो आपको समझ में आया है, यहाँ पर ये एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आता है कि सर इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम शो करते हैं A11। ये क्या दिखाता है, इधर देखो A11। वैसे मैट्रिक्स को आप ऐसे शो करेंगे, इसमें A I और J। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपका, कोई मैट्रिक्स है A, उसको ऐसे ब्रैकेट में एक एलिमेंट लिख दिया AIJ। अब AIJ क्या है, I आपका रो की
पोजीशन बताएगा कि कौन सी रो है, और जे आपको कॉलम की पोजीशन बताएगा। यानी कि ऐसे लिखा होगा, अगर A11 है तो ये है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, ये हो जाएगा 1 2, इसका मतलब फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ये जा सकता है कहीं तक भी, AIJ कितना भी हो सकता है। ये बात हो रहा है 12th में हम कहाँ तक पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाता है। अब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम तो A21, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं को समझना है बस, पूरी मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी। जितना भी सब बताऊंगा ना, इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आप एक्सरसाइज लेके बैठेंगे, एक से लेके आखिरी तक सारे क्वेश्चन कर देंगे, एक क्वेश्चन भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंगल की। अब मैं सारे बताऊंगा। A21 A22 A23 ये वही है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये जाता जाएगा। और ये भी ऐसे है, ऐसे ही नीचे भी बनते जाएंगे, कहीं तक भी हो सकते हैं। पर हम इसमें 3x3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक और बात बताना है इसमें आपको, यहां पर M क्रॉस N लिखा होता है, M क्रॉस N, M क्रॉस N यानी कि आप यूं भी समझ सकते हो, यहां पे अलग से बताता हूं। जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाया है, ये 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। सर कैसे बोल रहे हो आप? मैंने कहा देखो इसमें कितने रो हैं, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो 1, रो सेकंड, रो थर्ड, और ये जो है ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो जो M यहाँ पर लिखा होता है M क्रॉस N, M बताता है रो के नंबर को और N बताता है कॉलम के नंबर को। यहाँ पे 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये कितने का मैट्रिक्स हुआ? 3x3 का। यानी कि यहाँ जो M क्रॉस N लिखा होता है वो आपके मैट्रिक्स की ऑर्डर को शो करता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, M क्रॉस N, रो और कॉलम, ठीक है। अगर आपको ये पता होता है कि रो और कॉलम क्या, रो और कॉलम की वैल्यू पता होती है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हो कि आपके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। 3 3 9 एलिमेंट हैं। अगर ये 2x3 होता तो आपकी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम होते और आपकी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होते? 6 होते। यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम होता तो आपकी मैट्रिक्स में 1 1 जा 1 ही एलिमेंट होता। अगर यहाँ पे 1 रो और 3 कॉलम है तो आपकी मैट्रिक्स में 1 3 3 एलिमेंट होते, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा। मतलब अभी अपन को बेसिक बातें समझनी है कि जितने रो और जितने कॉलम होते हैं उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शो करते हैं, तो वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यानी कोई आपसे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ ले किसी का, तो आप उसके रो और कॉलम को देख करके कितने रो हैं कितने कॉलम है उतना मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, वहां भी शो हो रहा है, पॉज करो। यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम बता रहे हैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इधर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? एक ही ऐसे नंबर होंगे, जो भी डिजिट्स होंगी वो कॉलम में अरेंज होंगी। यानी कि आप सबको मैं एक ही लाइन में बिठा दूं और डब्बा लगा दूं, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। यानी कि इस तरीके से होगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें जो दे रखा है मैं तो वही लिख देता हूं। यानी कि अब आप कभी भी समझ जाएंगे अगर किसी में ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कॉलम में, तो कॉलम मैट्रिक्स। रो इसमें कोई कुछ, इसमें रो कितनी है तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें रो नहीं है, रो है। R1 R2 R3 R4 है इसमें रो और 1 कॉलम है ना। अगर कोई इसका ऑर्डर पूछ ले तो क्या बताओगे? सर 4 रो है और 1 कॉलम है, 4/1। M क्या हुआ? 4 और N क्या हुआ? 1, ठीक है ना।
ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? केवल अगर आप लोग कॉलम में अरेंज दिखते हैं एलिमेंट तो कॉलम मैट्रिक्स। तो सर ऐसे तो फिर तो रो मैट्रिक्स भी होता होगा, इतना दिमाग तुम्हारा काम कर रहा था। मैंने कहा हाँ, दूसरा दे रखा है रो मैट्रिक्स, उसमें क्या बताएगा वो, यही एलिमेंट केवल क्या में होंगे, रो में होंगे। 0 कॉमा नहीं लगाते इसमें, -1 और 1/2। अगर ये रो में अरेंज हो गए तो ये कौन सा हो गया, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर इसका जो ऑर्डर होगा वो इसका क्या बताया था, 4/1, क्योंकि इसमें 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है और एक ही कॉलम है। तो सर ने जब उधर लिखा था m क्रॉस n लिखा था, है ना, तो m रो को बता रहा है और n किसको बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक ही रो है और कॉलम कितने, 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 × 4। तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 1 क्रॉस 4। क्लियर है ना बातें, सिंपल सी बातें चल रही है। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर n आने वाला है कॉलम, ठीक है भाई। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देखो स्क्वायर से तो आपके दिमाग में क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम, तो इसका मतलब रो एंड कॉलम दोनों सेम। जब भी ऐसा होगा वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं, सब इसमें तो कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 12th के बच्चे का 12th में जब वो पढ़ रहा है तो उसका फटाफट पिकअप करने की क्षमता होनी चाहिए उसके पास। वो इन्हीं बात से इसी नाम से समझ जाए, अच्छा इसमें ऐसा होने वाला होगा, 1 2 3 4, जितने रो उतने कॉलम, m क्रॉस n क्या, 2/2। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा 2/2 भी होगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी क्या है, 3 रो और 3 कॉलम, 3/3। अब भी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे वाला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन ये समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। एक काम पेंडिंग है वो कर दो। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। उसके बाद आता है ये एक नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको भी देख नाम से समझ रहे होंगे, नहीं सर इसको नहीं समझ पा रहे। इसमें रहेगा ऐसे -1 0 0 2, यानी कि जो एलिमेंट रहेंगे वो डायगोनल में रहेंगे, बाकी के एलिमेंट 0। क्या समझ में आया, जो एलिमेंट रहेंगे वो डायगोनल में रहेंगे, बाकी के एलिमेंट 0। जैसे कि ये एक ए मैट्रिक्स बताया गया यहाँ पे, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। क्या कोई देखेंगे कि ये कैसे अपने आप सही हुए, कोई नहीं देख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि टीचर ने क्या बता दिया, टीचर ने बता दिया ऐसे होगा, डायगोनल बीच में एलिमेंट होंगे ऐसे तिरछे वाले, और प्लेन में क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया a = 4, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या 4 ऑप्शन दे दे, है ना, 4 ऑप्शन में एक ये वाला ऑप्शन हो और बाकी सब ऐसे ऑप्शन हो जिसमें डायगोनल के अलावा भी और वॉल्यूम हो। तुम सोचते रहो कौन सा पिक करूँगा, ये तो सबसे तो बोला था डायगोनल, तो क्या होगा, ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और 3/3 में यहाँ पे C दे रखा है ऐसे 1.1 माइनस में 0 0 2 0 0 3 0 0, तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट शून्य होंगे, 0 डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब इसको तो चाहिए, अब फॉर्मूले नहीं मिले तो इसने ये पकड़ लिया, पहले दूसरी कहानी बताएंगे बाद में कुछ है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। क्या लिखा है स्टेटमेंट, अ डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, अगर डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे तो। अगर ये डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं देन यही स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि सर ये कहना चाहते हो कि ये स्केलर मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। मैंने कहा एग्जैक्टली, और ये स्केलर नहीं है, पर अगर इधर 1 1 लिख दिया तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। अगर यहाँ पर C
ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, पर अगर इसके एलिमेंट आपने सेम कर दिए तो ये क्या हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ये डेफिनेशंस में लिखी है, बुक होती है बहुत सुंदर सी हमें दी गई होती है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। उन पेजेस पे जो लिखा होता है उसको हमें एक्चुअल में पढ़ना होता है, जो हम नहीं पढ़ते। इसलिए फिर हमें क्या होता है, सामने बैठना होता है, एक जरा इस चीज को, सब चीज़ों का भी बताना होता है। अगर हम खुद ही उठा के पढ़ने लग जाते हैं तो हमें सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है वो क्या होगा, 1 ही होगा, केवल 1 हमेशा। तो इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो सर इसमें लिख दिया था आपने, तो मैंने कहा इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैं डायगोनल में 2 2 पटक देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 1 0 0 1। अगर आप इसको सॉल्व करना सिखाएंगे ना, तब इसका आंसर जो निकल के आएगा, यानी क्या किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, कोई मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मोड ऑफ ए है। कभी मोड ऑफ ए लिखा है यानी कि मैट्रिक्स का आंसर, तो वो जो आएगा इसका 1 आएगा। अभी सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सर अगर ये भी है तो भी, मैंने कहा हाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको शो करने के लिए आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को आई से भी शो करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद एक आता है जीरो मैट्रिक्स। यहाँ तक शो हो रहा है ना भैया कैमरे में। 6 के बाद है 7 और ये लिखा है जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जीरो भी होगा, 0 0 0 0 होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 होगा। 3 एग्जांपल क्यों दिए जा रहे हैं, वो आपको एक ऐसा भी बता रहा है, 2x2 में बता रहा है, 3x3 में बता रहा है, ठीक है। इसलिए 3 एग्जांपल दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसको हम शो करते हैं कैसे, ओ ऐसे जीरो बड़ा बना देते हैं, ओ जैसा दिखता है। वो क्या, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है ओ मैट्रिक्स, समझ जाओ कि जीरो मैट्रिक्स है। आई लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सब एनसीईआरटी खोलोगे तो सारे साथ साथ चल रहा है ना, दिख रहा है ना पेज। अब इसके बाद चलता है, ये सब कुछ पता चल गया, ठीक है भाई साहब, हटा देते हैं। बेटा थोड़ी देर सुनते जाओ, फिर आप सम सारे कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। पॉज कर लिखो मैट्रिक्स। इसमें आपको बता रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो, और दोनों देखो क्या लिखा है, 2 मैट्रिक्स ए आई जे बी बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑन द सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर में है, पहली बात। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए मैट्रिक्स का सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल। कहने का मतलब है देसी में 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, वो भी लिखा होगा 1 2 3 4। तो आप समझ जाओ ये दोनों के क्रॉस, इसका 1 इसका 1 इसका 2 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 4 दोनों इक्वल है। वो तो दिख रहा है सर, मैंने कहा आपको सब ऐसे देगा वो 1 2 3 4 और यहाँ लिख देगा बी मैट्रिक्स ए बी सी डी और कहेगा A and B are equal matrix. Now what is the value of A B C D? We are now find the value of A B C D. तो आप बोलोगे A equals to 1, B equals to 2, C equals to 3, D equals to 4। क्योंकि आप ये जानते हो दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल होते हैं जब उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो, सेम हो। ये इसमें लिखा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सब जानकारी होने से सब सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज है। क्या हो गया, चल रहा है ना। एक्सरसाइज 3.1 ये जो है एक्सरसाइज 3.1 ये NCERT
सही लिखा है ना, यही होता है ना NCERT। इसकी एक्सरसाइज है, मैट्रिक्स RBSC में और CBSE में बदलती नहीं, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही रहती है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे और कुछ उसमें होंगे, फर्क इतना सा है। तो हम ये दिखा रहे हैं, अगर आप ये सीख जाते तो अपनी बुक के भी कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यहाँ से आप कॉपी कर लेना, पॉज कर देंगे इसको, इसको लिख लेना ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A ऐसा लिखा हुआ है। अब जितनी बातें सुनी ना उसके हिसाब से तुम इनके सबके आंसर ओरली दे दोगे। चल रहा है ना ये? मैं सारे लिखूंगा तो इसको उधर उधर मोड़ते जाना। ये केवल अभी तुम्हें देखना भी लिखना नहीं है, फिर मैं आधा घंटा दूंगा लिखने के लिए, नहीं दे पाऊंगा। 43 तो हो गए, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। चेतन से पूछ रहा था मैं, पर खुश हो गई काजल ने। चलो क्या पूछ रहे हैं अश्विनी केजरीवाल, क्या कह रहे हैं? राइट फर्स्ट पूछ रहे हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका आंसर तुम लोग दे दोगे। क्या ऑर्डर है इसका? कितने रो दिख रहे हैं? 1 2 3 रो। और कितने कॉलम दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आ गया ऑर्डर? 3/4। दैट्स इट। दूसरा पूछता है द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे? 3 4 12। सर ने बोला था ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं। तीसरा क्या पूछ रहा है? राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24, A23। अब देखो क्या पूछ रहा है। A13 इसका मतलब है, सब बता दिया आपने, हमें हमको आता है। ये 1 रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सर A13 90, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाली फर्स्ट कॉलम 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना सिखा रहा है इस क्वेश्चन में। A24 सर आता है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 12। A23 सर आता है सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 5/2। अभी मैं आता हूँ, ये मैं नहीं भी करता तो भी तुम इसके आंसर बता देते हैं, जो इससे पहले जो गीत गाया है उसके अकॉर्डिंग वो सुना है तब, है ना। चल रहा है नहीं? तो समझ में आ गई बात। ऐसे सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। मतलब ये पता है झपकी नहीं लगती, उससे पहले एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आते हैं, और अब क्योंकि इसको रिकॉर्ड करना है इसलिए ये तो हम ठेठ वहां तक जाते हैं, इसी बोर्ड पे पूरी एक्सरसाइज लिखी होती है, अगले 1 घंटे तक बच्चा उतारता रहता है सवाल, यानी 2 बज सकते हैं जाने हैं। हेलो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। बेटा टेस्ट है मंडे को सेकंड चैप्टर का। If a matrix has 24 element, what are the possible order it can have? बताओ। किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? कैसे आवाज आ रही है? अरे 1/24 भी हो सकता है, एक ही रो और 24 कॉलम। और ऐसा भी हो सकता है 24/1, 24 रो 1 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है 12 रो 2 कॉलम या 2 रो 12 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है 6 रो 4 कॉलम या 4 रो 6 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है 8 रो 3 कॉलम या 3 रो 8 कॉलम। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, और भी कोई हो सकते हैं तो आप बता दो। सर इसका मतलब ये हुआ है कि
24 के फैक्टर करने थे। मैंने कहा और क्या, रो और कॉलम ऐसे ही बता रहा था। तो 1 into 24 है, 24 into 1 हो सकता है, 6 into 4 हो सकता है, 4 into 6 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, 8 3 3 8 हो सकता है। और भी कोई हो सकता है क्या? सही है ना, ऐसे बताना है। एक और बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अगर 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर एनसीईआरटी बुक, अगर आपके पास नहीं है तो हम इसमें फोटो खींच के भेज देंगे, पर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, ऊपर लिखा भी है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, अब कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट है तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। यानी कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऑर्डर ये होता था, ये जो होता था उतने एलिमेंट अंदर होते थे, यानी कि जो अंदर होते हैं उनका जो फैक्टर बनाना होता है वो पॉसिबल पूछ रहा है। तो 1 into 18 या 18 into 1, 6 into 3, 3 into 6 और कुछ 2 9 9 2 और कुछ कितने हो सकते हैं, ये पॉसिबल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4, 30 पे रोक देना, यहाँ पे लिखना है, इधर वाला शो हो जाएगा, घुमाओ। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट, आप बोलोगे सर ये तो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स है ना, आपको 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और आपको गिवन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में a i j गिवन है, i plus j होल स्क्वायर अपॉन 2, ये गिवन ऐसे चाहिए a11 a12 a21 a22, ये मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। आपको a11 चाहिए, a12 चाहिए, a21 चाहिए, a22 चाहिए। अब आप यहाँ लिखेंगे a11 यानी कि i और j की जगह पर 1, तो इधर भी i और j की जगह पर 1 अपॉन 2 और इस पे स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड 2, तो यहाँ पर क्या आया a11 सॉल्व होके आपने क्या फाइंड किया 2। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, इतनी सिंपल बात है। a21 निकालना है, 2 plus 1 स्क्वायर ऑफ दिस 9 अपॉन 2, 8 1 2 फाइंड करना है, 1 plus 2 अपॉन 2 9 अपॉन 2, a22 फाइंड करना है, 2 plus 2 स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ 4 is 16 अपॉन 2 मींस 8। इनको यहाँ लिखना है, ठीक है साहब, ये यहाँ पे जमाना है 2 ये रहा, और a12 9 अपॉन 2, a21 9 अपॉन 2 और a22 8। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया, 2x2। ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में ही आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। तो मैं तो समझता हूँ कि 12th का बच्चा ऐसी चीज, ये तो 10th क्लास में था, 10th क्लास में एक सवाल था an equals to 3 plus 5n, now find the sum of 15 टर्म। तो n की जगह पे 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आ गई, 2 पुट किया सेकंड टर्म आ गई, d निकाला a2 minus a1 किया d आ गया और ऐसे का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर बस वो n की जगह पे उसने क्या कर दिया, ij कर दिया है, और हमें पता है कि हमें 2x2 का बनाना, तो हमें a11 a12 a1 a21 a22 ही चाहिए। अगर वो हमसे बोल देता कि 3x3 का बनाओ तो हम क्या करते हैं, a11 a12 a13, तो हम इसमें a13 भी निकाल लेते हैं, a21 a22 a23 वो भी निकाल लेते हैं, a31 a32 a33 वो भी निकाल लेते हैं। बस ij की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी जो एलिमेंट चाहिए, सिंपल सी बात है। वो 3x3 का तो नहीं बनवाएगा क्योंकि वो बनवा रहा है यार, अगले वाले में वो आपसे 3x4 का मैट्रिक्स बनवा रहा है, 3 रो और 4 कॉलम है ना। तो आप ये कर सकते हो, आपको करना चाहिए, यू हैव टू। कितनी देर बाकी है इसमें भाई साहब?